हाय फ्रेंड्स, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। वन वे स्लैब डिज़ाइन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। किस क्राइटेरिया के आधार पे हम वन वे स्लैब डिज़ाइन करते हैं, इस वीडियो में आप देखिएगा। शॉर्टर स्पैन में कौन सा बार यूज करते हैं और लॉन्गर स्पैन में कौन सा बार यूज करते हैं, वो भी देखिएगा। चलिए इस क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। एल बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 होगा तो समझिए वन वे स्लैब डिज़ाइन हमको करना है। तो एल बाई क्या है? एल बाई लेंथ ऑफ द लॉन्गर स्पैन और एल एक्स क्या है? लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन। स्लैब इज सपोर्टेड ओनली वन ऑन टू ईडीज। अगर दो इंच से अगर सपोर्ट है तो मानिए वन वे स्लैब का डिजाइन हम लोग को करना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वन वे स्लैब डिजाइन करके हम बताएंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब ही आपको पूरा वन वे स्लैब डिजाइन के बारे में समझ में आएगा। ठीक है। स्टेप इन डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब। टेक विड्थ ऑफ द स्लैब 1 मीटर। अगर हम स्लैब का जो डेप विड्थ है हम लोग 1 मीटर लिए हैं, इसी के आधार पे हम आपको डिजाइन करके बताएंगे 1 मीटर के आधार पे। तो रफ कैप ऑफ द इफेक्टिव लेंथ, इसमें इफेक्टिव डेप्थ हम निकालने जा रहे हैं। तो डी बराबर स्पैन बाय 25 mm। हम लोग एज्यूम करते हैं कंक्रीट को 25 mm लेंगे कि 30 mm लेंगे कि 45 mm लेंगे। ठीक है। तो वो स्पैन हो गया 1 मीटर बाई 25। तो इसे डिवाइड करेंगे तो मेरा डी निकल जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगा। उसके बाद हम निकाल लेंगे डी, कैपिटल डी। तो डी प्लस इफेक्टिव कवर, कवर जो होता है हम लोग 25 mm लेते हैं, 25 mm हम लोग स्लैब में कवर लेते हैं, तो इसको यूज कर लेना है। उसके बाद आते हैं हम लोग कि उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एल प्लस बेयरिंग बाई 2 प्लस बेयरिंग बाई 2 और एल प्लस डी, दो ही फार्मूला से हम लोग बेयरिंग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पैन का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेयरिंग, जैसे समझ रहे हैं कि अपना सहने का क्षमता जो होता है, कैपेसिटी जो होता है स्लैब का, उसको हम लोग निकालते हैं किस पर? स्पैन पर। तो देखिए स्पैन अप टू 3.5 मीटर जब होता है तो 200 mm हम लोग का बेयरिंग क्या होता है? कैपेसिटी होता है स्लैब का। और 5.5 मीटर में 300, 7.0 मीटर में 400 mm का बेयरिंग कैपेसिटी होता है। तो बेयरिंग यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि बेयरिंग जो है वैल्यू यहाँ पर रख करके डिवाइड करके इस फार्मूला से निकाल लेंगे। और जो इसमें से टोटल में से जो मिनिमम निकलेगा, मान ली इससे निकला या इससे निकला, दोनों फार्मूला में से जो कम निकलेगा वैल्यू, उस वैल्यू को हम लोग लेंगे इफेक्टिव स्पैन के लिए। ठीक है। उसके बाद लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो लोड कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि लाइव लोड दिया हुआ रहता है, मान लीजिए न्यूमेरिकल अगर कोई देता है स्लैब डिजाइन करने के लिए, तो उसमें वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं तो आईएस कोड डालिएगा तो खुद से खुद ले लेगा, और नहीं तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद डेड लोड में बी का वैल्यू बिर्थ निकाल लिए, डी निकल जाएगा। आई डेंसिटी कंक्रीट का होता है उसको हम लोग ले लेंगे, तो इसका डेड लोड भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। डेड लोड ऑफ द फ्लोर फिनिश उसका 1 kN/मीटर होता है, तो इसको भी ले लेंगे। टोटल लोड हम लोग निकाल लेंगे, लाइव लोड प्लस डेड लोड। और इसको फैक्टर ऑफ लोड जब निकालते हैं तो 1.5 से हम लोग टोटल लोड को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फैक्टर लोड जो होता है लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लिया जाए कि वहाँ का किस तरह का नेचर है, नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कि क्लाइंट जो है कम डलवा देता है या कि लेबर मिस्त्री से कहीं पर गलती हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि उससे हमको लोग को जो स्ट्रक्चर है फेल होने का चांस बहुत कम होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है स्ट्रक्चर में। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे देख उसके बाद फैक्टर ऑफ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट एम बराबर होता है WL²/8। इफेक्टिव लेंथ होता है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट मेरा निकल जाएगा। उसके बाद होता है डेप्थ कैलकुलेशन। डेप्थ कैलकुलेशन को हम लोग बैलेंस सेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो एम बराबर एम लिमिट होता है। तो अलग अलग स्टील के लिए एम लिमिट अलग अलग होता है। तो 250 स्टील के लिए कितना हो जाएगा? 0.148 FC के बी
डी स्क्वायर कैलकुलेटेड। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें जो आपको बताए हैं जितना भी वैल्यू दिया हो एम यू का, उसको हम कैलकुलेट करते हैं डी डब्ल्यू बराबर एम रूट अंडर एम यू बटा 0.0 हम लोग देखिए एफ सी के बी लिए हुए हैं, लेकिन हम लोग डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, एफ वाई के लिए, 415 स्टील के लिए। तो यहाँ पर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे डी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन डी, अगर अगर इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है तो समझिए आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। अगर इस क्राइटेरिया को नहीं अगर फॉलो करता है तो समझिए जैसे डी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन डी और डी कैलकुलेटेड लेस देन डी, तो दोनों में अलग है। तो इस अगर कम आता है तो डिजाइन करना पड़ेगा और ज़्यादा आ जाता है तो डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ऑफ द एस टी मेन बार। मेन बार में क्या होता है, एस टी बराबर फार्मूला दिया 0.50 और 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4.6 एम यू एफ सी के बी डी स्क्वायर बाई एफ वाई बटा एफ सी के इंटू बी इंटू डी। तो इसको हम लोग इस पर जब वैल्यू पूरा पुट करेंगे, पीछे में हम लोग निकाल चुके हैं, तो क्या होता है मेन बार का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें भी क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेना है। जैसे मान ली कि हाई यील्ड स्ट्रेस डिफॉर्मेशन बार के लिए हम लोग में भी चेक करते हैं, जैसे चेक ऑफ मिनिमम स्टील। अगर इससे अगर मेरा निकल जाता है मिनिमम वैल्यू, या इससे अगर दोनों में से कौन सा बार यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर के लिए कौन सा बार यूज कर रहे हैं। उसके अनुसार से हम लोग जो है अति वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करके हम लोग डिजाइन करते हैं। जो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी वैल्यू को हम लोग लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिंग मेन बार का हम लोग जो स्पेसिंग जो निकलेगा वो स्लैब में, उसको हम एज्यूम करना पड़ता है 12 mm 10 mm 16 mm का कितना का आप रॉड डाल रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोग स्पेसिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिंग मतलब समझिए कि मान ली कि ये स्लैब है, तो ये स्टील ये स्टील ये स्टील ये स्टील, जो स्टील टू स्टील के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक फार्मूला दिया हुआ है π/4 फाई स्क्वायर इंटू 1000/AST, इस पर कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद अगर इससे वैल्यू निकल जाता है, नहीं तो स्पेसिंग 3D या 300 mm दिया हुआ है, इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग लेंगे। जैसे अगर मान ली कि इसका वैल्यू मिनिमम आ जाता है, नहीं तो ये वैल्यू मिनिमम कैलकुलेशन करके आ जाता है, नहीं तो ये वैल्यू, तो इससे ज़्यादा नहीं लेना है, 300 mm से ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, जो वैल्यू कम आए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके वैल्यू को पुट करते हैं, किसके लिए, स्पेसिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एसटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम लोग डिजाइन करते हैं। तो हाई H/SD के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, तो इस फार्मूला पर हम लोग निकाल लेंगे जैसे आप देख रहे हैं। और माइल्ड स्टील के लिए भी इस फार्मूला पर, इसमें भी एज्यूम करना पड़ता है कि 8 mm 10 mm 12 mm कितना का आप रॉड डाल रहे हैं जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये मान लिया न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, या तो आप जब आप सॉफ्टवेयर में ई-टैप्स या स्टैड प्रो में डिजाइन कर रहे हैं तो डालिएगा, तो उस समय भी आप एज्यूम कीजिएगा, इसी अनुसार से वो कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर कर लेता है। उसके बाद होता क्या है कि आपको इसमें भी स्पेसिंग निकालना पड़ता है, जैसे सेंटर टू सेंटर, माने सेंटर टू सेंटर स्लैब में, जैसे पीछे हम आपको बताएं कि इस तरह से स्लैब लेते हैं, इससे बीच में जो स्टील यूज करते हैं उससे का बीच का दूरी जो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए अलग करते हैं, मेन बार के लिए अलग करते हैं, तो उसी तरह से। तो ठीक है, इसमें भी 450 mm से ज़्यादा नहीं लेना है, जो इसमें मिनिमम वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो पर जो बताए हैं थ्योरेटिकल पार्ट बताए हैं, इस पर हम एक न्यूमेरिकल एक मतलब
अथी न्यूमेरिकल ला करके आपको एक बताएंगे कि किस तरह से इस वीडियो पर कैसे डिजाइन करते हैं वन वे स्लैब। एक इस पर वीडियो हम बनाएंगे और सही तरीके से आप लोग को एक परफेक्ट नॉलेज देने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।